तो सबसे पहले तो भाई वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर मेंटेनिंग दिस जज्बा। मतलब इवन दो हम आज़ाद हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, सही है ना। तो अगेन मतलब यहाँ पे अटेंडेंस गेम ही चेंज कर दी तुम लोगों ने, तो दैट इज़ रियली गुड यार, बेहतरीन। मतलब अब जब तुम मुझे मोटिवेशन डबल दी है तो मैं इससे भी 3 गुना और काम करूँगा। मैं सुबह 8 बजे से आके यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यही कर रहा हूँ कि यार सवाल पे सवाल बना रहा हूँ। सोच रहा था कि यार क्या करना है। इवन आज थोड़ा सा गला और ज़्यादा ख़राब है, बट मैं थोड़ा सा मतलब चिल्लाऊंगा कम, पर ये है कि आप थोड़ा सा ना कोऑपरेट करना है इसमें, सही है। अच्छा खैर एनीवेज, मतलब बिस्मिल्लाह ऐसे करते हैं क्लास की कि यार देखो यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ लिखी है मैंने। नहीं नहीं नहीं, सबसे ऊपर जो एक चीज़ लिखी हुई है वो है नो नेशन इज़ परफेक्ट, इट नीड्स टू बी परफेक्ट एंड यू आर द वन हु आर गोइंग टू मेक इट परफेक्ट। सही है ना। मतलब मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, कि यार मतलब डोंट कर्स योर नेशन यार, ये हम ही हैं जिसने ख़राब किया है, हम ही हैं जो उसको बनाएंगे, वॉट एवर इट टेक्स टू डू। सही है ना। मतलब मैं बड़े क्रिटिसिज्म भी आते हैं इस बात पे कि यार मतलब आप जो हैं मतलब पाकिस्तान को इतना अच्छा बोलते हैं। भाई मैं क्यों ना बोलूँ, मेरा मुल्क है। अगर आप सेफली रहते हैं, आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, तो वो इसी की बदौलत है, खुदा की बदौलत है जो हमें ये मिला है। उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, तो तुम्हें एहसास होगा। मैं बाहर भी रह के आया हूँ, मुझे पता है कि वो क्या एहसास है अपने मुल्क में रहने का। तो चलें, मतलब सबसे पहले तो आप अल्लाह से ये दुआ कर लें क्लास स्टार्ट करने से पहले तो कि शुक्रिया अल्लाह का कि उसने हमें ये बख्शा जो हम इस काबिल हुए। सही है जी। तो चलें स्टार्ट ऐसे करते हैं। अगेन हम आगे भी यही कोशिश करेंगे यार कि मतलब दूसरों को भी यही बताएं कि यू नीड टू थिंक पॉजिटिव अबाउट योर कंट्री। सही है, सही है। आप बाहर जाते हैं, आप कमाने जाते हैं, करेंसी का फ़र्क है, जाएं, मना नहीं है, हो के आए, पर एटलीस्ट यू नीड टू सर्व योर कंट्री। सही है, वॉट एवर इट टेक्स टू डू। चलें, मतलब मेरा अपना व्यू ही है, बाकी आपकी अपनी इंफरादियत में आप कुछ भी सोचें वो आपका अमल है, बट अगर हम हैं तो इस मुल्क की वजह से हैं, और जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी इस मुल्क की वजह से मिल रही हैं। सही है, चलें ओके। चलें, ये तो हो गया हिसाब किताब हमारा 14 अगस्त का। सही है जी। अब इसी मोटिवेशन के साथ हम चलते हैं सीधा सीधा सवाल के ऊपर। चलें जी, ये रहा एक सवाल। ये हमारे कबीर भाई यहाँ भी बैठे हुए हैं, सही है। इधर ये स्क्रीन पे विजिबल है, सही है। अच्छा ओके, ये मैं पोस्ट भी कर देता हूँ, सही है ना। पर अगेन जब आप आए हो तो बगैर किसी डिस्कशन के अच्छे से सोचो। मैंने बहुत ही ट्रिकी सवालात बनाए, मतलब ये कोशिश की है कि रिपोर्ट का हर एक एक्सपेक्ट को रिवाइज करा सकूं। प्लीज़ जल्दी से लिखें, मैं इसको शेयर भी करता हूँ, वहाँ भी पोस्ट करें। आज हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है, पर हम एक एक की चीज़ को डिस्कस करेंगे। सही है, चलें। जज़ाकल्लाह जी। इतने गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं है भाई, वो स्पीच सुन रहा था, स्कूल में थी इसकी स्पीच, तो वो प्यार से सुन रहा है, गुस्से में थोड़ी ना यार। चलें ओके, जल्दी से ये मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ, पर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अच्छा, टाइम बाउंड भी रखते हैं, और इसको करने के लिए आपके पास जो समय है वो है 15 मिनट्स। चलें, आज आप इजाज़त है आपको, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं इसके लिए। यानी वाकई आप भी आज़ाद हैं ना आज, तो आप आज पूछें जो भी पूछना चाहते हैं। यानी आपको जो भी कन्फ्यूजन होती है ना, खुल के पूछिएगा, सही है, कोई मना नहीं है, पर क्लियर करके जाओ। अच्छा, आई बिलीव कि तुम्हें एडवर्स वाला सीन समझ आ गया ना अब। कल मैंने फिर भाई ये बैठ के ये बनाया, मैंने बोला भाई अब इनको ये बता दो कि ये है, और उसमें पूरा चार्ट बना हुआ है जो तुम्हें ये सिखाएगा कि मटेरियल तो है ही है, परवेजिव कब होता है। मनाया कहते हैं वैसे भी खुल के ही पूछते सर, टेंशन नहीं रहे। चलें, सही है ओके, पूरे 15 मिनट।
और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन वालों, बिल्कुल जो आप हल्का हल्का लिखते हैं ना वो नहीं, पूरा सवाल ड्राफ्ट करें, फिर बात करेंगे। और मतलब उसमें मैंने रखे भी ऐसे ही हैं कि बड़े कंसाइज कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग है। देखो क्या कह रहा है वो, जो भी बातें कर रहे हैं आप बताएं कि आप रिक्वायरमेंट आपने समझनी है। हाँ भाई, पास पेपर तो करके आए हो ना तुम लोग? चलो इतनी भी इजाज़त है, बुक खोल के डेफिनेशन देख लो। मैं तो कुछ लोगों को ऐसा भी देखता हूँ कि वो रिवाइज भी करके आए हुए हैं, ये बैठा हुआ एक और भी है इसके पास। चलो खैर अच्छी बात है, मैं तो खुद बोलता हूँ, मैंने खुद बोला कि भाई अच्छी बात है। मैं तो देखा हूँ, मैंने तो बोला कि आप सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ें, और वही तो कह रहा हूँ, मतलब पूछने के लिए तो आप आज़ाद हैं, पूछे भी, पर मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि आपने सिचुएशन को खुद सोचना है। अच्छा जल्दी लीजिए, नहीं जल्दी बातें नहीं। अच्छा एक आंसर आ चुका है मेरे पास महराज का, मतलब मुझे नहीं पता सही गलत है। शाफे इस पे बात कर लेते हैं ना, इसके बाद पहले ये कर लेना। महराज मैंने आपका आंसर रीड कर लिया है। आई थिंक इफ़ यू कैन वांट तो यू कैन पोस्ट इट ओवर फेसबुक एज वेल। है ना जजमेंट? That in the auditor's professional judgment, मुकद्दस ये मैंने आपका भी जवाब नोट कर लिया है। तो लिखो ना, नहीं क्या आएगा मतलब, लिख के ना, मतलब इफ़ यू डोंट नो, देखो अगर आएगा तो भी बताना है क्यों आएगा, नहीं आएगा तो भी बताना है, जस्टिफाई करना है ना।
यानी आप किसी को कह रहे हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आपने प्रूफ करना होता है ना। क्लियर है? चाहे तो एक एग्जांपल दे सकते हैं। चलें आयशा, मैंने आपका भी आंसर नोट कर लिया है, इनका भी आंसर नोट कर लिया है, और जैन ने भी अभी दिया है आंसर। तो ज़रा हम देख रहे हैं लिख रहे हैं यानी जस्टिफाई कर रहे हैं बच्चे, बट अब गलत है सही है वो मैं बाद में बताऊंगा। एक मिनट ना जानी। चलें जैन, मैंने आपका आंसर भी, आयशा मैंने बिल्कुल आपका आंसर देखा। अभी एक एक करके कमेंट करूंगा ना, अगर मैंने सही बोला ना तो आपने इंटायरली सही लिखा होगा। सही है? नहीं आयशा के नंबर याद करना ज़रूरी नहीं है। फाद आपका आंसर क्लियर नहीं है जानी। हाँ जी, तुम पहले एक मिनट, तुम कुछ कह रहे थे। ये तो आपने सोचना है, आपने क्लासेस ली हुई हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी आप अप्लाई कर लें, बुक खोल के देख लें। सुनाओ भाई, ये सुना रहे हैं। हाँ हमारे भाई अब क्लास से एक हो चुका है। नहीं वो सुना रहा अपना, मतलब हो सकता है ना कि वो उसका कोई भी व्यू हो। अभी जजमेंट नहीं दूंगा, अभी जजमेंट नहीं दूंगा। यहाँ पे भी सबके आंसर नोट कर लिए हैं, और ये बता रहा हूँ ऑनलाइन वालों, जो जो आप लोगों ने लिखा है, अगर मैं उस पर सही या गलत बोलूँगा तो वो पूरा उतरेगा उसके ऊपर। जिसका सही है तो मतलब पूरा ही सही होगा। हाँ ऐसा ही है, वो जो जवाब दिए उन्होंने। हाँ जी। चलें, यानी इनका व्यू ये है कि सर कैम रिकॉर्ड होगा, रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता कैम का देना, ये इनका व्यू है। सही है? तो अगर मैंने सही कहा तो पूरा सही होगा। सही है? डेल भाई आपका आंसर नहीं समझ आया, गलत लिखा है। महराज में आपका आंसर रिकॉर्ड कर चुका था शायद, मतलब वो है। अच्छा मौज, मैंने आपका आंसर भी नोट कर लिया है। आप लोग पोस्ट कर रहे हैं ना वहाँ पे? मुस्तफ़ा ये मैंने नोट कर लिया भाई। थैंक यू आयशा भाई। आयशा कह रही है वो आपका जो अंडर कटिंग वाला सवाल था ना एथिक्स का, उसने समझा दिया कि रीड कैसे करना है, तो उन्होंने वापस से एथिक्स को तमीज़ से पढ़ा। अली से मैंने नोट कर लिया ये। काशान में आपका आंसर रीड कर रहा हूँ।
अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा और काशान ने ये कहा दोनों ही गलत हैं, तो सही कौन है भाई? हाँ भाई लिख लिया तुम लोगों ने? पूरा आंसर ही पेश किया है मेरा, आज मैंने पूरा रीड कर लिया जानी। अच्छा फ़कुम, आपने जो लिखा है ना वो मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ भाई लिख लिया, सुना। Since during the last audit, auditor paid sufficient attention toward this matter and obtained sufficient appropriate audit evidence in this regard. In current year, auditor shall incorporate CAM section in audit report because there is a significant judgment involved in this matter. नहीं पर तुम्हारे आंसर में वो नहीं है, वो लिखा है, यस बेसिस नहीं है। AJH कह रहे हैं सानियाज जजमेंट इज करेक्ट क्योंकि कैम दिया जाता है करंट ईयर पे ओनली, और जो एक बार हो चुका वो वापस नहीं हो सकता, ये मतलब कह रहे हैं ये। सुनाओ। And since this year impairment testing is performed again and also no other indication of less work and judgment is there, so there should be gain. सही, यानी इन्होंने लिखा कि की ऑडिट मैटर आना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका नतीजा क्या निकला। अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और एस्टिमेट्स यूज हुए हैं तो की ऑडिट मैटर आएगा, तो वो मैटर करंट पीरियड का फिर से बन जाएगा। तो अगर एक कंपनी है जिसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग लास्ट ईयर हुई है, एक कंपनी है जिसकी इम्पेयरमेंट इंडिकेटर अभी थे फिर वापस से हुई है, तो सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स तो वैसे भी थे, सिग्निफिकेंट ऑडिट टेंशन वैसे भी लगी। अब नतीजे में इम्पेयरमेंट नहीं निकली तो क्या कोई इसमें मसला है? इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं, प्लीज़ ऑनेस्टी से बताना, जो हुज़ैफा के व्यू से एग्री करते हैं। क्या आएगा? हाँ जी, अच्छा ओके। और कितने ऐसे हैं क्लास में जो कह रहे हैं कि नहीं आएगा? दो। हाँ भी, आलिया कह रही है नहीं आएगा, नहीं आएगा, अदीब कह रहे हैं नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ आएगा। और उसने, उसके लिए तालियां होनी चाहिए, उसने बहुत अच्छा लिखा। उसने ये लिखा कि नहीं वेरी गुड यार, उसने ये भी लिखा कि इवन दो नतीजा कुछ भी है, ये कैम की डिटर्मिनेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है। फोकस लगा हो, सिग्निफिकेंट अटेंशन हो तो कैम जाएगा। अच्छा अब जरा देखो, इम्पेयरमेंट के अंदर ऐसा हो नहीं सकता ना कि सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स और जजमेंट्स ना हो, इनहेरेंट है, अनलेस के क्लियरली बता दे कि कुछ भी नहीं था। सही है। अच्छा अब चलें, यानी मौज ने भी गलत लिखा था यहाँ पे। अच्छा अब ज़रा आमना, अब हम ज़रा उसको रीड कर लेते हैं। आप वहाँ पे कीप देम पोस्टेड देयर, सही ना, एक एक चीज़ को खुदा, हाँ रेलेवेंट चीज़ें हैं, तो तूने मना कर दिया फिर? हाँ हाँ जी, नहीं 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 नहीं, काम देखो, हुज़ैफा की बात तो सुनो ना। बट वी डिड परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्टिंग अगेन दिस ईयर।
एंड कैम इज रिलेटेड टू द मैटर दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। यही तो बता रहा है कि मेरे लिए सिग्निफिकेंट था, मोस्ट सिग्निफिकेंट था, कह रहा है खुद। और सानिया क्या कह रही हैं? सानिया कह रही हैं कि क्योंकि लास्ट ईयर हो चुका है तो बार बार बताने की कोई नीड, दिस इज, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो मैटर ही, यानी इस साल इम्पेयरमेंट बनती ही नहीं थी, यानी टेस्टिंग बनती ही नहीं थी, तो नहीं दो, क्योंकि वो मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द करंट ईयर नहीं है। आप पीडीसीएल के अकाउंट्स उठाएं, आप देखेंगे रेवेन्यू पे हर साल क्या आता है। तो क्या मैं रिपोर्ट में ही लिख दूं, पीछे जाके देख ले? हाँ, इस साल का ऑडिट है ना, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। तो इस साल का जो मसला है वो बताओगे। ये क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें? क्योंकि आपका दिमाग सही हो जाए कि आप रट्टू तोते ना रहें। डेफिनेशन से थोड़ा सा बाहर निकाल के लेके आया हूँ कि भाई ये एप्लीकेशन है जी। भाई सुनिएगा, हाँ जानी सुनिएगा, हाँ जी। नहीं, वही सेम चीज नहीं कर रहे ना हम। क्या ये देखो, तुम डेफिनेशन को गलत पिक कर रहे हो ना। मैटर इज सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। पहला सवाल, क्या ये मैटर लास्ट ईयर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट था? क्या ये मैटर इस साल के लिए वापस से ऑडिट के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है? इट क्वालिफाइज फॉर कैम। सिंपल। यस, ऑडिटर की अटेंशन होती है। देखो, दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ कैम। ऐसा ही है। अच्छा, अब देखो यहाँ बच्चे खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं सर अब पिक हुआ, ये पहले बार मजा आया कि यार अप्लाई किया है, हो गया था। अब पिक होने में और लिखने में भी फर्क है। उसने बड़ा अच्छा बयान किया तो ये करना था, हाँ जानू, तो तुमने कहा था कि नहीं आएगा क्या, जबकि आएगा। चलें सर, शहीद का चेक कर लें प्लीज। शहीद जानी, सुजैफा वी यू टू रिपोर्ट द कैम सेक्शन इंप्लीमेंट ग्राउंड मल्टीपल जजमेंट एस्टिमेटिंग इज करेक्ट। हाँ जानी, बिल्कुल सही लिखा है। चलें, यानी आज बोल लें कि भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस। जी जानी। अच्छा यार, एक मिनट यार, बातें नहीं प्लीज, मैं तुम्हें कहा है बहुत तबीयत खराब है। हाँ जी भाई, सवाल आया हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी होती, आगे मैनेजमेंट ने तो यहाँ पे आते ही नहीं मुंह उठा के। नहीं तो फिर भाई एक चीज़ अगर ऊपर है, भाई आप जवाब देंगे ऑनलाइन वालों, तो प्लीज़ जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, प्लीज़ 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 ये बता दो कि अगर एक चीज़ मिस स्टेटमेंट है उसमें कैम आएगा या वो ऊपर जाएगा? चलें, बेहतरीन है। अच्छा, अब हम तो ये लिखते हैं ना कि हम इस पर ओपिनियन नहीं दे रहे। आयशा कह रही है पहली बार सर के आंसर के करीब करीब पहुंचे, तो दिस इज गुड। मैं तो कह रहा था आगे जाते जाते होते, मैंने वाकई बता रहा हूँ हल्का हाथ नहीं रखा, मैंने सवाल बनाया पूरा सोच के। कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग है ना, इसको तुम यूं कह लो कि तुमने कैम की डेफिनेशन को पिक सही किया हुआ है, यानी वो सही है, बाकी हिले हुए हैं। सही है। अब तुम ये भी मुझे बता दो साथ साथ कि जब मैं ये इंडिविजुअलिटी जब तुम चला रहे हो ख़त्म करूँगा, आखिरी के 5 दिन तो ऐसे दोगे ना जिसमें मैं मिक्स पूछूं सारे मिला के। ये तो तुम्हारी फरमाइश पे अलग अलग चल रहा है। नहीं मतलब मैं रिपोर्ट में सब एक साथ कर रहा हूँ ना। अब जब मैं स्ट्रेटजी, सैम्पलिंग, रिस्क, स्ट्रेटजी सब मिला देता हूँ तो फिर तुम लोग वहाँ पे। हाँ, कैम के लिए कम्युनिकेशन विद दोस्त या विद गवर्नेंस, यस, मतलब वो डिस्कस होना तो ज़रूरी होता है, लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अच्छे से रीड करेंगे मेरे साथ और अपने आंसर से एक एक करके मैच करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने यही लिखा है यहाँ पे, ऑनलाइन वाले बच्चों ने, बहुत सारों ने ये अगर ऐसा सवाल आता भी ना तो सीधा 8 नंबर का आता। तो आप अपने आप को असेस करें आज के कितने आप निकाल सकते थे, इससे देख लेते हैं। की ऑडिट मैटर्स वो हैं जो कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। ऐसा ही है आगे। It is important to note, CAMs are not carried forward automatically. हम भी कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है पिछले साल दिया तो इस साल भी कैम आएगा। आगे, अब मैटर क्वालिफाइज एज अ कैम इफ
required significant order, involve complex judgments and estimates, higher risk of material significant event or transaction. यही डेफिनेशन है, उसमें लिखा हुआ नीचे ये फैक्टर्स होते हैं. आगे Sania's belief that the PP impairment should not be included as a CAM this year because it was reported last year is wrong, as CAM must be determined fresh each year. हर साल नया CAM determine करना है कि qualify होता है या नहीं होता. आगे Sania is underestimating the significance of the judgment. अब क्या अंग्रेजी थोड़ी हैवी है ये, पर उसने भी बात तो वही लिखी थी तुम लोगों ने भी तकरीबन, कि ये कहना कि इस साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं की या की भी है तो पिछले साल की भी तो देना ज़रूरी नहीं है, ये कोई गलत बात है. कैम हर साल फ्रेश डिटरमाइन होता है. अच्छा, अंडर एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट मेड ड्यूरिंग द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इन द करंट ईयर. Huzaifa's views is closely aligned with ISA 701 which emphasize the audit effort not the outcome. तुम्हारी वाली बात कि यहाँ पे ऑडिट एफर्ट की बात होती है, आउटकम की बात नहीं होती है. पहले बताओ बात समझ आ रही है? आगे even if no impairment loss was recognized the work involved could still qualify it as a CAM. काम ज़्यादा किया है, ऑडिटर की अटेंशन ज़्यादा थी, कैम में आएगा चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो. पहले बताओ ये बात याद रहेगी, क्लैरिटी है. अच्छा सर, अगर कैम नहीं देंगे तो शेयर होल्डर समझेगा कि इम्पेयरमेंट पे काम ही नहीं हुआ. बिल्कुल सही कह रही हैं वो, बिल्कुल सही कह रही हैं. अगर कैम नहीं दोगे तो ऐसा लगेगा कि इम्पेयरमेंट पे सिग्निफिकेंट काम नहीं हुआ, जबकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है. एग्रीड? चलें सर, ओनली वर्क परफॉर्म कैम क्यों आएगा? हैं प्रीलिमिनरी परफॉर्म. We did perform impairment testing and there was a judgment involved. Like, even though no impairment loss. कहाँ लिखा हुआ है? This year preliminary audit procedure again. अबे तुम लोगों को ये अकल के दुश्मन, इधर सुन लो मेरी बात. Preliminary procedure का मतलब है रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट में तुम्हें पता लगा फिर इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है. पहले बताओ भाई, ये बात समझ आती है भाईजान? मुस्तफ़ा, इम्पेयरमेंट प्रोसीजर नहीं. देखो मुस्तफ़ा क्या कह रहे हैं, सर इम्पेयरमेंट बात नहीं, वो कह रहे हैं इम्पेयरमेंट प्रोसीजर तो नहीं कह रहे. नहीं, देखो अगेन आपका रीड करने की एबिलिटी बहुत गलत है. वो क्या कह रहा है? दिस ईयर प्रीलिमिनरी ऑडिट प्रोसीजर अगेन इन्वॉल्व्ड, यानी प्रीलिमिनरी जब मैंने असेसमेंट की तो मुझे पता लगा फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है. बात समझ आ रही है? यानी भाई प्रीलिमिनरी का मतलब है प्राइमरीली ये करना है. तो इम्पेयरमेंट इंडिकेटर दिख रहा था ना, तो हमने कहा प्राइमरीली इसको तो फोकस में रखना है. और वो नीचे बता तो रहा है कि एंड देयर वर जजमेंट इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग, बोला बट वी डिड परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्टिंग अगेन दिस ईयर. हमने किया तो है. क्लियर है? तो ये बात है भाई. अच्छा जी, नहीं इस पे बुला लेगा आपको वापस. आपने देखो दो बातों को देखो, सानिया हुज़ैफा वाली कंक्लूजन, तुम कौन होते हो कहने वाले? अच्छा, दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में, तुमने वैसे ही एक प्रैक्टिकल लाइफ पर सिचुएशन बनती है ना, दो बंदे आपस में फड्डा कर रहे हैं, कैम आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा. तुमने अपनी रिपोर्ट बनाई, साइन करा ली. अबे उन दोनों का तो फड्डा हल करा, वो ये बोल रहा है. तो पहले बताओ ना वो गलत है तो और ये सही है तो. मेरे सवाल के आंसर में या उन्होंने जो लिखा या इन्होंने लिखा उसमें सीधा सीधा क्लियरली बता रहा है कि जो सानिया है वो ये कह रही है कि भाई जो पिछले साल हो गया इस साल नहीं आ सकता. कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, हर साल फ्रेश डिटर्मिनेशन होती है. ये क्या बात हुई कि मैं अपना सोच के बैठा हूँ? फॉर एग्जाम्पल फर्म में तुम लोग बैठे हुए, तुम आपस में लगे हुए हो कि भाई ये वो, तुम मुझसे पूछने आए कि भाई बता दें सर क्या होगा. मैं बोलूँगा जाओ यार मैं अपनी रिपोर्ट बना के साइन करा के आ गया. बोलेगा भाई मेरी रिक्वायरमेंट का क्या हुआ? वो बोला रिक्वायरमेंट. सही है? तो आप सवाल की थीम को पिक किया करें कि आपने दोनों का कंपैरिजन करना है. वो गलत है तो क्यों है, ये सही है तो क्यों है. क्लैरिटी है? ऐसे नहीं करना कि अपनी कंक्लूजन दे के आ गए. अच्छा भाई, ओके सर, इस तरह तो एफएस हर आइटम पर कैम आएगा बिकॉज सब आइटम्स हमारी सिग्निफिकेंट अटेंशन लेते हैं. नहीं, अहमद कह रहे हैं कि सर इस तरह तो एफएस के हर आइटम पर कैम आएगा बिकॉज सब आइटम्स पर हमारी नहीं, सब आइटम्स पर हमारी सिग्निफिकेंट अटेंशन नहीं होती है. टाइम ज़्यादा, जिस देखो
आप शायद अहमद भाई, आई डोंट नो हु यू आर, बट अगेन आपने ये देखना होता है कि पहले तो कैम की डिटर्मिनेशन के लिए वो पूछता है कि कौन से मैटर्स कैम हो सकते हैं, बोलता है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क हो, हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स हो, सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शंस हो। बोलता है ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, इसमें से भी देखो, इनमें से भी कौन से मैटर्स हैं इस पे बार बार तुम दोस्त शावेद गवर्नेंस से पूछ रहे थे, याद आ रहा है? ऐसा कौन सा मैटर इस पे तुमने कंसल्टेशंस की हैं, एक्सपर्ट को लगाया है? ये सारी बातें सोचने के बाद तुम्हें हेल्प होगी ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो कैम है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, हर की ऑडिट मैटर सिग्निफिकेंट मैटर होता है? हाँ या मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी सिग्निफिकेंट तो होगा ही होगा, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं। तो अहमद आई थिंक आपको जवाब क्लैरिटी से मिल गया, क्लियर है? सही है भाई, आपकी डेफिनेशन बिगड़ी हुई है। ओके सर, डेफिनेशन ये एक्सप्लेन कर दें, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ इज आल्सो अ कैम बाय नेचर, एक जगह पढ़ा है भाईजान। 1 मिनट बातें नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है यार, इधर सुन लो। मतलब किसी का भी जो सवाल होता है ना तो हो सकता है तुम्हारे लिए भी रेलेवेंट हो, इधर सुन लो। मौसन कह रहे हैं सर काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ इज आल्सो अ कैम बाय नेचर। वो कह रहे हैं इसका मतलब बता दें, मैं समझ गया वो क्या पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ इज ऑल्सो अ कैम। नहीं, ये किसी बुक में अगर तुमने देखा तो थोड़ा सा गलत है, इसको यूं पढ़ो। हम ये कहते हैं कि अगर कोई मॉडिफिकेशन होती है वो भी एक की ऑडिट मैटर होता है, पर वो ऊपर बताते हैं। सही है, बात समझ आती है मोहसिन? सही है, हाँ ये आयशा ने बता भी दिया कि बिकॉज बेसिस। हाँ अब फिर हम ये भी तो लिखते हैं, इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन वी डिटरमाइन, चसियो ये नहीं भूल जाना, वी डिटरमाइन फॉलोइंग मैटर्स टू बी द की ऑडिट मैटर्स। तो ये अच्छा मोइज कह रहे हैं सर सवाल में डेफिनेशन भी लिखनी थी कैम की, तो हमने कहा अगर मैं डेफिनेशन नहीं लिखता तो मैं बयान कैसे करता? तो अगर आप उसके बगैर बयान कर सकते हैं इससे अच्छे तरीके से जैसे उन्होंने भी लिखा था, तो डेफिनेशन आपने भी बताई थी, तो वो बताना लाजमी इसलिए होती है कि आप कनेक्ट कर पाएँ। सही है। अच्छा भाई, ये सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट में फ़र्क मुश्किल लग रहा, तो मैंने अभी तो आपको बताया, अभी तो आपको बताया कि भाई आपने सिग्निफिकेंट मैटर निकाल लिया, तो उसमें से देख लो किस पे रेगुलर इंटरेक्शन हुई है, हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स है, हाई एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी डिटरमाइन करने के लिए कि कैम है या नहीं है। अच्छा चलें जी। अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं, पक्की बात है? चलें ओके जी, चलें आगे। अब हमने कहा अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा पहले आप ऊपर की लाइन रीड कर लें प्लीज 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 प्लीज, अगेन मैं कह रहा हूं, यू आर द ऑडिट मैनेजर, खाली ये लिखा हुआ है कि 30 जून 2025। सही है। अच्छा अब हम जरा इसको यहां कर लेते हैं, ये विजिबल है अब, मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये। प्लीज़ अब अपने आंसर्स वहाँ पोस्ट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं इसके बाद वो चेक भी करवाऊँगा। कर दिया ना पोस्ट? बस सही है, वो चेक होके मिलेंगे तुम्हें। सही है ना, उसमें अगर कोई ऊपर नीचे भी हुआ अंग्रेजी का मसला तो वो भी पता लग जाएगा। सही है, प्लीज़ वहाँ पोस्ट लाजमी कीजिएगा। अच्छा हाँ, रिक्वायरमेंट कमेंट ऑन द, क्वेश्चन पूरा यही है राबेल, क्वेश्चन पूरा यही है। मैं इसको यूं कर लेता हूं, ये लो भाई, सही है, बस यहां तक है। ये पोस्ट कर रहा हूं अभी, 1 मिनट दें। अच्छा एक बच्चा कह रहा है शायान आबिद पिछले सवाल में कैम ना आता तो ईओएम देते, ईओएम की अपनी शरायत है।
बिल्कुल, तो वो अपनी जगह, अगर उसका कर लिया नहीं, लेकिन अगर वो मतलब रिजल्ट सही नहीं करता तो जरूरी नहीं है लीडर को देना। वो अपनी कंडीशन है, सही है। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट ये है सवाल की कि आपने अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ओपिनियन पे कमेंट करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ओपिनियन पे। ये वो बच्चा सवाल कर सकता है जिसने मुझसे FAR 2 पढ़ा है। चलें, फ्लेक्स तो बनता है। चलो, यस यस, आई एम पोस्टिंग इट। हाँ, मैंने रिक्वायरमेंट आपको बता दी है। कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ओपिनियन। अगर ओपिनियन उसने गलत दिया है तो पहले बताओ क्यों दिया है, और अगर सही होता तो वो क्यों होता, और फिर सही ओपिनियन क्या होता। नहीं, आप देखें, रिक्वायरमेंट को समझें, प्लीज सुनिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों की असेसमेंट के लिए, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट गलत पिक की, गया सवाल। कमेंट ऑन द, प्लीज सुनना ऑनलाइन वालों, कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोसीजर का मतलब क्या है। प्रोसीजर कह रहा हूँ, ओपिनियन, कि वो जो ओपिनियन दिया हुआ है इस सिचुएशन के हिसाब से ये बनता है। अगर तो नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता, अगर यही बनता है तो फिर वजह बताओ। एग्री, दो बातें हो गई। अच्छा, अगर कुछ और बनता है तो फिर वो लिख के बताओ। तो एप्रोप्रिएट, कोई मेरे पास आया बोले भाई मैंने ये ओपिनियन ड्राफ्ट किया है, ये चल रहा है क्लाइंट पे, मैं बोलूँगा भाई पागल हो गया है, ये क्या किया है, या मैं बोलूँगा हाँ सही किया है यार, ये इसी में यही तो होता है, इसी में यही तो होता है, का मतलब क्या है, मैं उसके व्यू से तो उसका व्यू बताऊँगा ना फिर। और अगर मैं उसको बोलूँगा ये गलत है तो फिर क्यों गलत है, तो यही आपसे पूछ रहा हूँ मैं। चलें, अब आपके हवाले, मैं ज़रा इसको पोस्ट करने लगा हूँ। चलें, ट्राई तो करें मनाइल। वैसे ही ये पढ़ाना FAR 1 में ही चाहिए। प्लीज़ ये वहाँ लाजमी पोस्ट करना है इसके आंसर्स, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल सवाल आते हैं और आपको पता है एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आते हैं, वो सिचुएशन देता है। मैंने सिर्फ गेम ये की, ओपिनियन भी लिख के दे दिया है। अच्छा, अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले तो ये समझ लो। हो सकता है कि ओपिनियन सही जाना है ना, हो सकता है कि ये सही कह रहा हो सकता है कि इससे भी बुरा जाना हो। देखो ये तुम नहीं सोच रहे हो, ये तुम्हारी कंसिडरेशन में आया ही नहीं है। हाँ देखो, अब बात समझो, देखो ओपिनियन का गेम क्या है, सुनो। ओपिनियन का मतलब है इट कैन हैपन एनीवेयर। या तो इसने ये भी गलत किया है या और कुछ भी हो सकता है। तो मैं जब कह रहा हूँ सुबह 8 बजे से बैठ के सवाल बना रहा हूँ तो ऐसा ही तो नहीं होगा, सोच लें। वो बोला सर आपको इतने बुरे क्यों लगते हैं? नहीं लगते यार, प्यार करता हूँ तुमसे, तभी तो मेहनत कर रहा हूँ। ओ भाई 24 कमेंट्स भाई, यहाँ पे तुम 100+ की तादाद में बैठे हुए हो तुम लोग। ये पोस्ट सारे सबने करना है, अपने पर्चों से निकाल के पोस्ट करो, वो चेक होंगे। हाँ भाई वो करना है अभी, हाथ के हाथ। पूरा ड्राफ्ट करेंगे, हाँ भाई पूरा ड्राफ्ट करेंगे।
हाँ जी, सर ये जो इसमें क्या कहते हैं ओवरड्राफ्ट तो गलत ही है और मैं बताऊंगा इसमें कुछ भी नहीं, तो फजूल सवाल नहीं पूछना। व्यू ले रहा हूँ आपका। कि व्यू नहीं लो ना मेरा। अच्छा देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से लिखो जो एग्जाम में लिखते। अगर तो आप चेंज कर रहे हैं कुछ, अच्छा वैसे वैसे ना इसमें मांगा नहीं है, तो आप सिर्फ कमेंट करें। हाँ आप सिर्फ, हाँ मतलब एडिशनली देना चाहो तो दे सकते हो। मुझे क्या पता, मैं आपको कह रहा हूँ आप देखें गलत कर रहे हैं ना, आप मुझसे पूछेंगे मैं बताऊंगा नहीं, जलील अलग करूंगा। इससे अच्छा ये है कि अपनी इज्जत भी बचा के रखें और सवाल भी कर लें कुछ टाइम लगा के। हो गया, वैसे ही ला के चेक करा दे। कब दिया एफबी पे पोस्ट? क्या वो रास्ते में रुक गया तू? यहाँ से आ जा, यहाँ से आ जा, यहाँ से आ जा। ये शुरू से लिखा हुआ है नहीं, ये इधर आ जा। तुम कह रहे हो, जो भी कह रहे हो तुम इस केस के अंदर, तुम ये एग्री कर रहे हो कि ये मिस स्टेटमेंट है, नेट नहीं हो सकता। चलो सही है, देखते हैं। तेरा भी यही व्यू है? अली से इसके आगे ईमान कंक्लूजन इज रॉन्ग। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल रऊफ कह रहे हैं कि सर ये मिस स्टेटमेंट नहीं है तो हम क्लीन ओपिनियन देंगे। एक व्यू ये भी हो सकता है। चलें शफक, मैंने ये नोट कर लिया आपका आंसर। हमाद कंक्लूजन इज रॉन्ग। अच्छा, मुआज कह रहे हैं कि द ऑडिटर गिविंग क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट, यानी वो एग्री कर रहे हैं। चलें, एक कह रहा है मिस स्टेटमेंट ही नहीं है। हाँ हो सकता है ना। नहीं नहीं, वो तो भाई जाहिर सी बात है, क्या पता आप गलत कर रहे हो। IS1 देखो, इसमें 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 एक चीज़ लिखी हुई है ना कि हम ओवरड्राफ्ट यूज़ करते हैं ओकेजनली व्हेन नीडेड।
एक मैं ये तो देख लूँ, ये तो गलत लिखा है ना, दे आर नॉट द सेम नेचर। में ये इसके भी इंग्लिश ही ओपिनियन सही है सर। अब बताता हूँ, पर तुम्हारा व्यू देख लिया मैंने। अच्छा सर, मैंने एंट्री अटैच की है, ये कैश का फिर दोनों स्टेटमेंट में कैश का रिकवर फिर दोनों प्लस करेंगे ना, मैं ये पूछ रहा था आपसे पहले। ये है ना, यही है ना, कंबाइन करके फिर हम चेक करेंगे ना। हाँ चलें आमना आइडिया चेक कर लेते हैं। मुकद्दस क्वालिफाइड आना चाहिए। हाँ भाई रीड कर। Opinion is correct by here auditor escaped the requirement of IS fund that management also present disclosure of overdraft facility either it used occasionally or not. चलो ये व्यू यानी आप कह रहे हो कि सही है। पहले तो मैंने दूसरा व्यू दिया था कि 10 मिलियन की ओपिनियन इज करेक्ट, पर ये कि क्वालिफाई किया हुआ है उसने, ओपिनियन क्वालिफाइड है, मतलब ओपिनियन क्वालिफाइड है। कोई तो इशारा ले। नहीं नहीं इशारा इशारा नहीं, देख लेते हैं। नहीं नहीं मुआस अभी बताते हैं। हाँ भाई क्या लिखा? सुनाओ वैसे ही जो भी लिखा है। हाँ तो पॉइंटर बता दो। मटीरियलिटी से एक्सीड करना परवेजिव कैसे है? सही है, ओके। अच्छा यहाँ पे वैसे एक रीड करने लगा हूँ, हादी यहाँ पे लिखते हैं कंपनी इन इट्स ड्राफ्ट एफएस नेटेड द बैंक ओवरड्राफ्ट विद कैश इन हैंड, सही है, जो कि 20 मिलियन आ रहा है। वाइल एज पर IS1 द बैंक ओडी शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली इन द सेक्शन ऑफ करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही कह रहा है, विच इज मिस क्लासिफिकेशन, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे बताना होता है। अगर आप देखो ये कहोगे ना कि ये मिस स्टेटमेंट है तो ऐसे बताना है, डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं चले जाना कि एडवर्स है, तो पहले बताओ IS1 के हिसाब से ये है। अच्छा अब does this constitutes a misstatement, आगे it accounts for 14% of the asset which is material but not pervasive, ये गलत कर दिया इसने, परवेजिव है। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने परवेजिव बोला? वेरी गुड। अच्छा ये कल वही तो, अब देखो ना कल जो जलील किया है एडवर्स पे टाइम लगाया है, अब इम्पैक्ट आ रहा है ना, अब खुद देख रहे हो एसेट खुद कंक्लूड कर रहे हो कि ये देखो मटेरियल तो है ही है, एंड हाउ यू हैव कंक्लूडेड दैट मटेरियल है? नहीं मिस स्टेटमेंट है, पर तुम्हें कैसे पता? अगर पीबीडी का पहले तो पीबीडी का 5% निकालो, अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, हम अगर इसका 5% ले लें 0.75 और ये जो मिस स्टेटमेंट है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस मिस स्टेटमेंट को जो 5 मिलियन की है, सही है, इसको मैं एसेट से डिवाइड करूं तो भाई 14% ऑफ एसेट है। अच्छा और लायबिलिटी का
दोनों में देख रहे हैं ना? देखो जो मैंने क्या सिखाया था कल, जो अवेलेबल है, तो अब तो आप बताओगे ना कि इट इज ऑल्सो मटीरियल पोर्शन ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट एज वेल। बात समझ आ रही है? तो अब देखो ये तरीका है। देखो मटेरियल तो आपने कंक्लूड कर लिया, अब आपने बोला कि देखो पहले तो बताओ मिस स्टेटमेंट है। आप लोग थीम नहीं भूलना, पहले यू नीड टू डिफाइन वेदर मिस स्टेटमेंट है या सिचुएशन के हिसाब से, फिर देखो कि मटेरियल है या, और फिर आप बोलोगे कि परवेजिव है या नहीं है। तो हमने परवेजिवनेस की भी बात की ना, तो फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि इन दिस सिचुएशन द ओपिनियन गिवन इज द क्वालिफाइड ओपिनियन दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज अब फिर कहने का सुनो क्या कह रहा हूं, because the qualified opinion is given when the misstatement is of material nature only. But however, if the misstatement is material and pervasive, then giving a qualified opinion is not correct. In this case, auditor has to give adverse opinion and stating that because of the significance of the matter described in basis for adverse opinion section, the financial statement does not present true and fair view. Giving a qualified opinion, अगर qualified opinion दे रहा हूं तो वो जो मिस स्टेटमेंट की इंटेंसिटी है वो सही से पता नहीं लग रही। इंटेंसिटी मटीरियल है या मटीरियल प्लस परवेजिव, ये गेम है। तो पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या ये गेम समझ आती है कि अब कैसे कहाँ तक पहुँचाना है इसको पूरी असेसमेंट के बाद? जी नहीं, उससे बता तो दिया है, पर तुम ये बताओगे ना, देखो इनकरेक्टली क्लासिफाई। अब आप यूं सोचे ना कि वो तो हो सकता है कि देखो इसने सवाल क्या पूछा सर, उसने तो अपने ओपिनियन में बता दिया है, हो सकता है उसने गलत लिखा हुआ होता। तो आप किसी के व्यू के साथ एग्री करने के लिए पहले ये बोलोगे ना, हाँ यार मैं भी मानता हूँ कि IAS 1 के हिसाब से क्लासिफिकेशन गलत हुई हुई है। एग्रीड? चलें सर, टोटल मिस स्टेटमेंट 10 मिलियन की है, तो हम 10 मिलियन को डिवाइड बाय 10 मिलियन 5 मिलियन की है ना? नहीं, अबे भाई एक ही चीज वहां जाके नेट हुई है ना, दोनों साइड क्या होता है मतलब? ऐसे प्लस माइनस तो 0 हो गया। गलती आप देखोगे कितने की है, सिंपल बोलो ना, 5 मिलियन से लाइबिलिटीज अंडर स्टेटेड है और एसेट्स भी अंडर स्टेटेड है, दोनों अंडर स्टेटेड है। क्या करेंगे? हाँ क्या करूं उसका? भाई जो अभी है उस पर देखूंगा ना, 40 से क्यों करूंगा? मैं उस दिन भी तुम लोगों को ये बताया था, बेवकूफ़ हो तुम लोग। मैं ये कह रहा हूं कि सही करने के बाद तो नहीं, सही कर लेता तो भंगी फिर देखा जाता ना। तुम लोग समझते नहीं हो ये बात। मैं कह रहा हूं, फिर गुस्सा हो गया था, मैं वापस से करता हूं अपने अल्फाज। इधर सुनो, तुम उस दिन भी पता नहीं ये चौसी यहाँ बैठा हुआ था, उसने पूछा था, हाँ वो मुल्ला पार्टी आया था ना, वो मुझे कह रहा था कि सर हम गलती को सही कर, भाई एडजस्टेड प्रॉफिट तो तब लोगे ना जब वो सही कर ले। अभी आपको देखना है जो रिपोर्टेड फिगर है उसमें कितना भंड है, यानी मेरे रिपोर्टेड एसेट्स कितने से अंडर या वो देखना पड़ेगा ना, उसमें मिस स्टेटमेंट शामिल है। तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है मेरे भाई, वो भी मिस स्टेटमेंट्स के बाद ही होता है। वो तो बेंचमार्क यूज करते हो कि भाई प्रॉफिट इतने से ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है, तो प्रॉफिट की ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट गलत वाले से ही निकालोगे ना। अच्छा हाँ, अगर वो सही कर ले फिर एडजस्टेड होता है कि भाई अब सही करने के बाद देखो क्या मटीरियलिटी रिवाइज बनती है। बात समझ आती है? उसमें भी रिस्क असेसमेंट होती है कि क्या मुझे अपनी मटीरियलिटी को इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं रिस्क को देखते हुए कम ही रखूं। वो सारे कंसिडरेशन अपनी जगह हैं। देखो पुरानी मटीरियल से काम किया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ भाई ये मटीरियलिटी है, मैं काम करे जा रहा हूँ, गलतियाँ निकलती जा रही हैं, तो मैं यही देखूंगा ना इस प्रॉफिट में ये भंड है, तो उसी प्रॉफिट से कंपेयर करता हूँ। अब वो सही कर लेगा तो मेरा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। आइडियली मेरी मटीरियलिटी भी क्या होनी चाहिए, वो कर लूंगा चेंज, पर सही तो करे। एग्रीड? सब सही कर लिया, कुछ भी नहीं बचा, ऑडिट कंक्लूड। हमारा मकसद क्या था? सही करवाना, दैट्स इट। क्लियर है? अच्छा ओके, थोड़ा सा हार्ट अटैक हो रहा है सर, टोटल एसेट्स। अच्छा भाई
तंजील वहां पे पोस्ट करना है, वहां पे पोस्ट करना है, प्लीज मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेस्टिंग नहीं। 25 को डिवाइड नहीं करेंगे 35 से, हैं 25 को डिवाइड नहीं करेंगे 35 से। 25 को क्यों डिवाइड करूंगा 35 से भाई? अबे तो पूरा कैश तो खराब नहीं है ना छोटी चरस, ये अभी 5 मिलियन की गलती है ना। तो आप देख रहे हो कि मेरे पूरे एसेट्स में कितने का फंड है? 5 मिलियन का। क्लियर है? चलें सर, जिस हेड में मसला होगा उससे डिवाइड होगा, जिस हेड से मसला नहीं होगा, जिस बेस में मसला होगा। भाई अगर एसेट से रिलेटेड है तो पूरे एसेट का। अच्छा ये भी देखो, परवेजिवनेस देखने का एक और तरीका भी यही है कि अगर पीपीई की गलती है तो आप सिर्फ देख लो पीपीई का कितना परसेंटेज है, रिलेट कर दो। पर आप देखो कि पीपीई का तो इतना परसेंट है, बट ओवरऑल देखता तो क्या होता? क्योंकि देखो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस का मतलब यह है कि पूरे एफएस का। तो मैं टोटल एसेट बेंचमार्क ले रहा हूं, इक्विटी। अबे कल तो भेजा है, उसमें लिख के भेजा है भाई, इससे ज्यादा क्या करूं? वो तो मैं मतलब मैं तो ये मना करता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, पर फिर भी लिख के भेज दिया कि भाई अब एक बार देख लो ये, फिर ये फजूल सवाल। सही है सर, अभी वो उसमें पोस्ट कर दिया तुमने, बस वहां पे मैं तुम्हें मिल जाएंगे आज सारे के सारे चेक हो गए। सही है? अच्छा सर, जो मिस स्टेटमेंट होगी उसकी, सुन लो भाई एक सवाल है सर, जो मिस स्टेटमेंट होगी उसकी परसेंटेज मटीरियलिटी के साथ भी निकालनी है और बाकी एसेट्स के साथ भी निकालनी है। देखो अगेन एक मिस स्टेटमेंट है, मटीरियलिटी से ऊपर चली गई, वो मटीरियल तो है। अब आप भागेंगे फिर देखोगे गलती है कहाँ। रेवेन्यू की है तो रेवेन्यू से डिवाइड करके देख लो, उसका रिसीवेबल भी होगा उससे डिवाइड करके देख लो। तो आप ये देख लो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस है या नहीं है। कल वाले केस में जो कल सवाल करवाया था वो 142% ऑफ प्रॉफिट था, तो वो लोगों के डिसीजन को वैसे ही इन्फ्लुएंस कर देता। बात समझ आ रही है? तो हमने उसको किस जुमरे में ले गए थे? अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं, ये जो मैंने अभी एडजस्टमेंट निकाली है इसमें पीएनएल का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बैलेंस शीट का इम्पैक्ट है। तो देखो प्रॉफिट, देखो शेयर होल्डर क्या कहता है, शेयर होल्डर का फोकस एरिया क्या है? प्रॉफिट। अगर लिस्टेड कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में 5% की छेड़खानी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने कहा मटेरियल तो हो गया। अब देखो यार क्या ये परवेजिव तो नहीं है? अच्छा परवेजिव वैसे है, मगर मैं तुम्हें बताऊं वैसे सोचने की बात, भाई लिक्विडिटी रेशो खराब हो जाएंगे, लोगों का व्यू चेंज हो जाएगा, और पूरी बैलेंस शीट का 14% 27% ऐसे चल रहा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लायबिलिटी के हिसाब से भी सिग्निफिकेंट पोर्शन, देखो इवन इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस। तो here we have determined that this is a significant portion of FS by dividing it by the total assets, by dividing it by the total liabilities. हाँ ना, यही तो है। डिस्क्लोजर का इसमें बताया है, कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, प्रेजेंटेशन का मसला है। हु टोल्ड यू अबाउट द डिस्क्लोजर? प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में फ़र्क है ना। ये क्लासिफिकेशन का मसला है, डिस्क्लोजर का मसला नहीं है, तो उस तरफ जाओ भी नहीं इस बात को लेके। क्लियर है? दिस इज द क्लासिफिकेशन इशू, प्रेजेंटेशन इशू। अबे तो कहने तो दे, अभी कहा है नहीं, तुम लोग क्यों अज्यूम करते हो? मैं कह रहा हूँ जो है पहले वो तो तुमसे हो नहीं रहा, वो कर लो ना पहले। मैं कह रहा हूँ क्यों अज्यूम करना कि ये भी होता तो ये होगा। कल उसको एग्जाम्पल देते दूँ फिर एक और। मैं कह रहा हूँ भाई फोकस इधर उधर नहीं सोचना, जो सवाल है उस पर बात करो पहले। डिस्क्लोजर होता तो क्या होता? तो भाई डिस्क्लोजर के हिसाब से देखते क्या वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। अच्छा एक डिस्क्लोजर है डेट कोवेनेंट्स का, नहीं दिया मैंने, नहीं क्वालिटेटिवली मटेरियल है, मैं बोलता हूँ परवेजिव है, दे दो एडवर्स। तो सोचता है ना यार। और पता है उसकी एडवर्सिटी मैं कैसे देखूंगा, तुम लोगों को सिखा देता हूँ, चलो ये तो सुन लो, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल केसेस आते रहते हैं ना, ये तो हम लोग कंक्लूड कर रहे होते हैं, जजमेंट्स लगा देते हैं, तो मैं बेहतर पोजीशन में हूँ बताने के लिए। एक केस आया उसने ना, जो डिस्क्लोजर है रिलेटेड टू ये कि भाई मेरे डेट कोवेनेंट्स क्या है, नहीं डिस्क्लोज किए हुए थे। सही है? हमने बोला सही है, नहीं किए हुए भाई।
हमसे पूछा गया, कंसल्ट किया गया कि मिस स्टेटमेंट्स हैं। पहले सुन लेना ऑनलाइन वालों भी, ये बिल्कुल फजूल की चवले नहीं मारो, या अपने अपने लिख के 1 मिनट सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। इधर उधर होते हो, जाओगे पेपर में बिला वजह मसला होगा, सीख लो एक बार अपनी होशियारियाँ। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ सीखो पहले, आपस में लगे हुए एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। सुनो इधर, मैंने कहा कि भाई एक लायबिलिटी थी, उसके नीचे डेट कोवेनेंट डिस्क्लोज होने चाहिए थे, वो डेट कोवेनेंट डिस्क्लोज नहीं हुए हुए, मिस स्टेटमेंट है, मानते हो? डिस्क्लोजर की ओमिशन है, मानते हो? अच्छा, अब मुझसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि ये परवेजिव है या मटीरियल है। मैंने कहा सिंपल लोन देख लो, पूरी बैलेंस शीट का कितना परसेंटेज है। अच्छा, लोन की मिस स्टेटमेंट नहीं है, मैं बात समझें, लोन की मिस स्टेटमेंट नहीं है, डिस्क्लोजर की है। पर मैंने कहा लोन कितना मटीरियल है, तो वो तुम्हें हेल्प कर देगा बताने में। नहीं आ रही बात समझ कि कितना परवेजिव है। अगर पूरी बैलेंस शीट का 1% है तो मटीरियल तो है। क्वालिटेटिवली, ये नहीं भूलना, क्वालिटेटिवली मटीरियल है, परवेजिव ऐसे सोचना होता है यार। मतलब देखो, मैं अगेन तुम्हें ये कहता हूं कि मैं तुम्हें ये चीज़ें बंद करके नहीं दे सकता एक जगह पे। मैंने कल कोशिश की थी कि एक आइडिया हो जाए। मैं तो तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं यार, ये तो उस वक्त पे डिपेंड करता है कि कैसे सोचने का तरीका है। आइजास या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फ्रेमवर्क देते हैं, सोचना, जजमेंट आपकी है। लिखते हैं दैट इन दी ऑडिट इज प्रोफेशनल जजमेंट। हम कहते तो हैं पूरी ऑडिट में जजमेंट ही तो होती है कि यहाँ रिस्क हो सकता है, यहाँ मसला हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो क्या बात क्लियर है, जल्दी से। हाँ जी, सारे बच्चे, एग्जाम्पल समझ आती है ना कि मैंने इसको कैसे लिंक किया उससे। चलें, बेहतरीन। अब ज़रा इसको ज़रा सर देखिए, मटीरियल का मसला नहीं है। एडवर्स के क्या सीन है कि आपने 5% एल्यूम क्वालिफिकेशन पर आफ्टर हैविंग एक्सीडेड, सही है, ओके। चलें आगे। अब इधर सुन लें कि इसको अगर ड्राफ्ट किया जाता तो कैसे किया जाता, प्लीज सुनिएगा। सर अभी आप एडजस्टेड प्रॉफिट की मटीरियलिटी की बात कर रहे थे, वो तो इस केस में नहीं है ना बेटा। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहे थे, मैंने कभी भी वो इनिशिएट नहीं किया था, सही है, इस केस में नहीं है। मैंने बोला भी था, मेरी शुरुआत की थी, कैसे सुनते हो क्या करते हो मुझे बात ही नहीं समझ आती। मैं तो आपसे कहा था कि आप जो भी पूछें, इसका मतलब ये तो फ्री हो गए, सही है। मैं आपको कह रहा हूँ भाई, मतलब सही है, आज़ादी है, पर ऐसा तो नहीं है कि मतलब तुम फुल औकात से ही बाहर आ जाओ। भाई मैं ना अपने वर्ड्स बड़े सोच के बोलता हूँ। मैं मतलब आपको कहा भी कि ये ऐसी मिस स्टेटमेंट है जिसका प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो चस्सी पूछने की वापस नीड क्या है। एक यहाँ पे भंगी बैठा हुआ है, उसने मुझे बोला था कि सर मैं रिवाइज करके क्यों नहीं कर रहा। अबे सही कर लिया क्या उसने? ऐसे तो तुम रिवाइज करके करोगे तो गलती निकलेगी नहीं। अबे कोई बेंचमार्क तो होगा ना। तो तुम्हें देख रहे हो कि ये जो दिया हुआ है ये कितने से गलत है। अब तुम सही करके डिवाइड करोगे तो वो बोलेगा भाई सही तो है, चाहे क्यों कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो आप देखते हो गलत में कितना सही होने की गुंजाइश है। क्लियर है? गलत में कितना, तो वो गलत वाले को डिवाइड करोगे मिस स्टेटमेंट से। अबे भाई आखिर में आ गए हो, ऑडिट का पेपर आने वाला है, अभी यही नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को। वो बोल रहे सारी गलतियां सही करके फिर दिखा हुआ है। गलत को डिवाइड करके अगर ये गलत सही हो जाता तो कितने % इंपैक्ट आता, वो देख रहे हैं। क्लियर है? सही से नहीं कभी कंपेयर कर सकते। अच्छा आगे, 33% परवेजिव कहना सही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, अच्छा अगेन देखो फखुम कह रहा है कि फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पे 33% कहना सही है। अबे यार ये प्रॉफिट की मिस स्टेटमेंट नहीं है ना। वो तो मैंने सिर्फ देखा कि मेरे थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा, फिर मैंने रेलेवेंट को चीज़ को रेलेवेंट से किया। सही है? चलें, अगर एसेट का 5% होता तो परवेजिव इफेक्ट नहीं होता। नहीं होता यार भाई, एसेट पूरे एसेट्स का अगर 5% होता तो नहीं होता ना। आप बोलते मटीरियल है ये, भाई सही कह रहे हैं, जाने देते। सही है? क्लियर है भाई? क्लासिफिकेशन का इशू है भाई, अल्लाह की कसम इजाज़त दो तो उसका सोल्यूशन रीड कर लें। हाँ जी प्लीज़ यार बताओ आगे। इधर सुनो प्लीज़, बातें नहीं जानी पार्टी, बातें नहीं इधर। अच्छा
IS 7 statement of cash flow require the bank overdraft are included only if they are from an integral part of the cash management system. ये बात याद रखना कि किसी बच्चे ने लिखा था IS 1 अलाउ नहीं करता, वो अलाउ करता है बट इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए वो सिस्टम का. यानी मैं यूजुअली ट्रांजैक्शंस करता ही ओवरड्राफ्ट से हूँ. यूजुअली ट्रांजैक्शंस यानी मेरा काम यही है कि मैं सप्लायर को पेमेंट करता हूँ ओवरड्राफ्ट से हमेशा. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीड बेसिस पे. तो फर्क है. सही है. तो उस पर खैर आपके बस की बात भी नहीं थी वो, इसलिए कह रहा हूँ सोच के याद रखना ये वाली बात. आगे रिपीट क्या करूँ? लिखा हुआ है ना भंगी. इफ दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एंटिटीज कैश मैनेजमेंट सिस्टम. कैश मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है अगर मैं सप्लायर को पेमेंट इन्वेंट्री की परचेस करता ही ओवरड्राफ्ट से हूं तो आपको नेटिंग करने की इजाजत है. सही है. चलें. ओके. इन दिस केस सिंस द ओवरड्राफ्ट इज लिखा हुआ था सवाल में, तुम लोगों ने लपेट दिया उसको, एडवर्स पे पहुंच के खुश हो गए. पर क्या ये तुम लोग नहीं भी बताते तुम्हें मार्क्स तो मिल जाते क्योंकि तुम कहते कि ये गलत है और वो गलत की वजह पूरी भी नहीं बताते फिर भी मार्क्स मिल जाते क्योंकि उसको पता है कि जो तुम्हारा लेवल है उसके हिसाब से ये भी पिक कर लेना बहुत बड़ी बात है. सही है. आगे एंड नॉट पार्ट ऑफ डेली कैश मैनेजमेंट इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ. यानी बहुत सारे बच्चों ने यहां से शुरू किया था कि सिंस दिस इज अ लायबिलिटी एंड इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ, तो एग्जामिनर ये कहता हाँ यार उसको कॉन्सेप्ट है तो वो आप निकल जाते. पर ऊपर की चवल आपने नहीं की होती क्योंकि आप बहुत एक्यूरेट नहीं होते. पर सही है वो बोलता है इसकी बच्चे का कंक्लूजन सही है तो वो मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें पता है. आगे IS 1 कहता है कि सेपरेट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए अनलेस के लीगल राइट हो. आई डोंट थिंक सो कि बैंक से अगर मैंने लोन लिया हुआ है और मेरे पास मेरा कैश बैलेंस पड़ा हुआ है मैं उसको बोलूँगा नेट कर दे, बोलेगा भाई पैसे पूरे थे. लीगल राइट नहीं होता. तो इसीलिए आपको अलग अलग रखना होता है. और मैंने जब IS 1 कराया था FR 2 में स्पेशली बताया था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की आपस में नेटिंग नहीं होती अनलेस के लीगल राइट हो. अनकंडीशनल राइट कहते हैं जिसको. यहाँ पे अनकंडीशनल राइट नहीं है. सही है. ओके. आगे मटीरियलिटी असेसमेंट. प्लानिंग मटीरियलिटी बेस्ड ऑन PBDs अप्रोक्सीमेटली यही आ रही है 750. अच्छा. ओके. द मिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी पहले तो है. अच्छा लीगल राइट का मैंने ये बताया ना अभी जनाब. लीगल राइट का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर मैंने आपसे लोन लिया हुआ है और मेरा कुछ पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है तो मैं नेट सेटल करूंगा, जबकि बैंक कह रहा है ऐसी कोई होशियारी नहीं है. आप लोन अलग चलाएं कैश अलग चलेगा. सही है. अच्छा आगे. अच्छा वो क्या कह रहे हैं भाई इनका अपना भी आई. सर इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नेट करने की इजाज़त है तो स्टेटमेंट कैश फ्लो पर होता. क्या कह रही हो प्रेरणा? समझ नहीं आई बात. सर इवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेट करने की नहीं. देखो अगर आप ये बातें कर रहे हो कि नेट कर सकते नहीं कर सकते, अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हो, FS के लिए कर रहे हो ना. तो FS की प्रेजेंटेशन में देखना होता है कि क्या मुझे इसको नेट करने की इजाज़त है भी या नहीं भी. सही है. ओके. तो ये बात समझ आती है. ज़ैनब क्लियर है? प्रेरणा क्लियर है? जल्दी बता दो. बात समझ आती है. ओके. आगे सिंस द टोटल एसेट्स आर 35 million द PKR 5 million misclassification represents over 14% ऑफ द. तो मेरे आप भी लिख के आए थे ये नेट एसेट्स पे. नेट एसेट कितना परसेंट बन रहा था तुम्हारा? 20. वो भी सही है. पूरे नेट एसेट्स भी गए हुए. सही है ना. अगेन तो आपने 3 क्राइटेरिया पे उतर दिया यार वो. तो क्या आप परवेजिव पे जा सकते हो? देखो जजमेंट के लिए यही काफ़ी है कि बोलो भाई मैंने हर एक एक्सपेक्ट चेक कर लिया, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ FS है. एसेट से देख लूँ, लाइबिलिटी से देख लूँ, नेट एसेट से देख लूँ. PNL से क्यों नहीं देख रहे? PNL का इम्पैक्ट ही नहीं है. गेम समझ आई? आगे द नेटिंग ऑफ अ लाइबिलिटी अगेंस्ट एसेट. अच्छा ऊपर वाली लाइन भी पढ़ना. द सिग्निफिकेंटली मिसलीड यूजर्स रिगार्डिंग लिक्विडिटी इन द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन. अच्छा आगे अच्छा बात होगा पता है कंपनी से करती भी क्यों थी? लाइबिलिटी को छुपाने के लिए कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं दिखे. तो वरना शेयर होल्डर पूछेगा भाई ये ओवरड्राफ्ट क्यों लिया हुआ है, कि हमारे पास पैसे कम पड़ गए, क्यों आप बिला वजह फाइनेंस कॉस्ट दे रहे हो मुझे. तो वो यूजर मिसलीड होता है.
इसलिए कहा जाता है लायबिलिटी को अलग रखो, एसेट को अलग रखो। अच्छा आगे, द नेटिंग ऑफ अ लायबिलिटी अगेंस्ट एसेट इन्फ्लेट्स द वर्किंग कैपिटल एंड की फाइनेंशियल रेशियोज विच कुड मटेरियली इन्फ्लुएंस दी, ये नहीं भी लिखते आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर द मिस क्लासिफिकेशन इज परवेसिव टू द, अब ऊपर की परसेंटेज निकाल के परवेजिवनेस पे यहाँ पे लेकर रोक देते हैं इसको, सही है। तो मेरे ख्याल से हमें बहुत सारे बच्चों ने परवेजिव लिखा था। चलें, द ऑडिट सीनियर drafted a qualified opinion suggesting the misstatement material but not pervasive. However, considering the size and impact of the misstatement is both material and, according to ISA 705, adverse opinion is warranted for material and या required लिख दो, warranted लिख दो, बात एक ही है। The audit opinion should be modified to an adverse opinion explicitly stating that the financial statement do not present fairly the financial position due to and pervasive misclassification of the, और तो मैंने एडिशनली फॉर नॉलेज आपके लिए ड्राफ्ट ओपिनियन भी डाल दिया। ये रिक्वायर्ड नहीं था वैसे, आप सवाल की रिक्वायरमेंट पर उसने सिर्फ कमेंट बोला था, उसने ये नहीं बोला था कि लिख के दो कि क्या होगा, तो मैंने वहां तक लाके रोक दिया था। ये सिर्फ एडिशनल, एक बार रीड कर लो। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन द कंपनी फाइन डू नॉट प्रेजेंट, यानी वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बने हुए नहीं है, यही लिखते हैं। तो ये तो कह रहा है, तो बेसिस फॉर ये रहा। अबे तो वो तो बेसिस में बताऊंगा ना। अच्छा वो क्लासिफिकेशन कह रहा है, हाँ वो तो बता देना। अबे उसके तो तेरे को 0.5 भी नहीं देगा। उसने ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग नहीं, उसने ओपिनियन पे बोला है। अच्छा आप जरा ये भी देखें, अगर बात समझें भाई, रिक्वायरमेंट तो देखो, वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं कह रहा, वो बोल रहा ओपिनियन बताओ सही है या नहीं है। तो ये भी तो जरा गेम है ना। इससे पहले वाले सवाल में उसने बोला था ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाइए, उसको देख लो, तो उसमें तुमने सारी तफरीयां की थी कि सीक्वेंस गलत है, ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं हुआ हुआ, वो सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। क्लियर है सर? जब भी मिस स्टेटमेंट आए उसे लिंक करके चलना है एसेट एंड लायबिलिटी। ओ नहीं भाई, ओ जब भी मिस स्टेटमेंट आए आपने देखना है पहले मटेरियल है या, और फिर अगर कोई अलग मवाद अवेलेबल है तो फिर चेक कर लो कि परवेजिव पे उतरते हुए दिखता है क्या। मैं आखिरी बार पूछता हूं तुम सबसे, आखिरी बार पूछता हूं तुम सबसे, क्या हम परवेजिव को किसी एक जगह बंद कर सकते हैं या सिचुएशन पे डिपेंड करेगा? बस वो आपकी जजमेंट होगी। और मैं अल्लाह से मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग वहाँ जजमेंट सही लगा के आएंगे इंशाल्लाह। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद तो हो ही जाएगा यार, सही है, क्योंकि इतने प्रैक्टिकल सिनेरियोज भी करा दिए हैं, सही है। अच्छा इस पे जो कभी इंशाल्लाह नहीं लिखता उसने भी लिखा है। चलें ओके, चलें बेहतरीन है। अच्छा तो पहले बताओ भाई कुछ फ़ायदा हुआ? गेम आई आज कुछ सही दिमाग में कि भाई गेम हो रही है कुछ, सही है। चलें ओके, तो इसको हम आज के लिए इनफ है। चलें सही है, आज के लिए मज़ा आ गया। चले यानी अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया। पर मैं ये कहूँगा कि आपने लिखना इम्प्रूव करना है। मैं राइटिंग देखता हूँ आपकी, आप पूरा बताते नहीं हैं। देखिए इवन इफ यू विल कम एंड से मी कि सर मैं 100%, आप खुश भी होंगे आपने बोला पूरा पेपर किया है, पर मैंने खुश तब होना है जब आप बोलोगे कि भाई मैंने लिखा भी सही है। देखो एक तो आपको आइडिया है ना एडवर्स का, मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि आपको आइडिया सही आया। पहले तो आप आइडियाज़ में ही फारिग थे, क्योंकि कल पूरी क्लास में जो तुम्हारी जलालत हुई है समझाने पे कि एडवर्स क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, वो तो सही हो गया। सोचने का सलीका भी आ गया, कैम से भी लिंक कर दिया। बट प्लीज़ खुदा के वास्ते लिखना इम्प्रूव करो, बयान पूरा करो, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। कमिंग एंड सेइंग टू मी कि सर मैं 100% का पेपर करके आया हूँ, मैं फिर भी थोड़ा सा परेशान रहूँगा क्योंकि मुझे ये डर होगा कि तुमने पूरा लिखा। प्लीज़ राइटिंग पे काम करो, तभी मैं कह रहा हूँ कीप ऑन राइटिंग, और सोल्यूशन भी लगा देता हूँ मैं, सही है। तो इसके अलावा भी कि एक और सवाल दे दूँ आज के लिए, वो फेसबुक पे लगा दूंगा, और इसका सोल्यूशन तो लगा दिया पिछले वाले का, इसका भी लगा देता हूँ, चेकिंग मिल जाएगी तुम्हें। चलें चलें ओके, अल्लाह हाफ़िज़।